जीएसटीआर 9 आप फाइल कर चुके हैं। अब इसके बेसिस पर हम अपनी जीएसटीआर 9C को जो है प्रिपेयर करेंगे, फाइल करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जीएसटीआर 9C तब तक इनेबल नहीं होती है जब तक आप जीएसटीआर 9 को फाइल नहीं कर देते हैं। तो ऐसे में हमने जीएसटीआर 9 जो है वो फाइल कर दिया है। अब जीएसटीआर 9C जो है इनेबल कर दी गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी जीएसटीआर 9C को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर अगेन आपको फिर से क्या करना है, सर्विसेज टैब के अंदर रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट करेंगे और यहां पर जीएसटीआर 9C जो है अब आपको देखने को मिलेगी। पहले भी थी लेकिन आप क्लिक करते थे तो एक एरर आपको मिलती थी कि आप जीएसटीआर 9 फाइल नहीं कर लेते हैं, तब तक जीएसटीआर 9C को जो है इनेबल नहीं किया जाता है। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा बेसिकली ये जो 9C है, यहां पर ऑनलाइन प्रिपरेशंस का जो है मोड नहीं दिया गया है। आपको ऑफलाइन तरीके से जीएसटीआर 9C प्रिपेयर करनी होगी। इसके लिए एक एक्सेल यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है, उस एक्सेल यूटिलिटी को हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपनी जीएसटीआर 9C प्रिपेयर करेंगे। जीएसटीआर 9C के साथ आपको क्या करना होता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको जो है अटैच करने होते हैं। तो यहां पर आपके पास जो है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है तो वो, उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट अगर आप अटैच करना चाहते हैं अपनी जीएसटीआर 9C के साथ तो वो जो है आप यहां पर अटैच कर सकते हैं। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एक मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको अटैच करने ही होंगे। उसके अलावा यहां पर आपको एक डाउनलोडेड जीएसटीआर 9C टेबल्स की जो है पीडीएफ फाइल दी गई है। ये बेसिकली जीएसटीआर 9 से वो इंफॉर्मेशन जो जीएसटीआर 9C में यूज की जानी है उसकी बेसिकली एक पीडीएफ फाइल है और बहुत हेल्पफुल रहेगी जब आप जीएसटीआर 9C फाइल करेंगे। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जीएसटीआर 9C एक्सट्रैक्ट फाइल है। इसको जब आप सेव करेंगे तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि जीएसटीआर 9C के अंदर जो जो हमें टेबल फिल करनी है, उन टेबल्स के अंदर काफी जगह पर जीएसटीआर 9 की फिगर्स आपसे मांगी जाती है। तो फॉर एग्जांपल जब आप बेसिकली टेबल 5 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, तो ऐसे में टेबल 5 के अंदर आपसे कहा गया है कि जीएसटीआर 9 के अंदर अपनी आउटवर्ड सप्लाई जो है कैसे डिक्लेयर की है, कितनी अमाउंट डिक्लेयर की है। तो ऐसे में वो फिगर्स यहां पर आप देखेंगे, टेबल नंबर 5Q के अंदर जो आपको फिगर देनी होगी वो देनी होगी 5,84,24,810.79। तो ये जो फिगर्स है यहां पर आपको बताई गई है कि जीएसटीआर 9C की कौन सी टेबल में, जैसे कि जीएसटीआर 9C की टेबल 7 के अंदर 7F के तहत जो आपको जीएसटीआर 9 की टैक्सेबल टर्नओवर की जो डिटेल देनी है वो आपको यहां से लेनी है। इसी तरह टेबल नंबर 9 के अंदर जो क्यू है, 9Q टेबल के अंदर जो टोटल अमाउंट पेड एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न लेनी है वो आपको यहां से लेनी है। तो ये फिगर्स वो फिगर्स है जो जीएसटीआर 9 से ली गई है और इसको हम जीएसटीआर 9C के अंदर यूज करने वाले हैं। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि 9C के अंदर दो ही बातें हैं, एक तो आपकी ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल्स दैट इज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और सेकंड जो जीएसटीआर 9 आपने फाइल की है, उन दोनों का एक रिकंसिलिएशन है, चाहे वो टर्नओवर के रिगार्डिंग है चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको जो है 9C प्रिपेयर कैसे करनी है। तो 9C के लिए आपको यहां पर जो है डाउनलोड्स ऑप्शन के तहत ऑफलाइन टूल्स के अंदर 9C ऑफलाइन टूल जो है वो दिया गया है, इसको आप जो है यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, जैसे कि जीएसटीआर 9C के रिगार्डिंग आपकी जो सिस्टम, जो आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, और जो है यहाँ पर उसके अलावा जो है जिप फाइल आप जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको जो है 9C प्रिपेयर करने के लिए यूज करेंगे। उसके अंदर बेसिकली एक एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी होगी। तो यहां पर हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे।
पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है बेसिकली आपको इस ऑफलाइन यूटिलिटी को सेव करना है, एक जिप फाइल है। तो यहां से हम जो है उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, और आपके पास बेसिकली एक विनजिप सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट हियर। तो वो बेसिकली जो एक्सेल यूटिलिटी होगी वो आपकी यहां पर क्या हो जाती है, एक्सट्रैक्ट हो जाती है, जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे 9C प्रिपेयर करने के लिए। तो यहां पर ये जीएसटीआर 9C आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी है, जिसके जरिए आप क्या करने वाले हैं, अपनी जीएसटीआर 9C प्रिपेयर करने वाले हैं। तो 9C के अंदर अब हम एक एक करके टेबल्स को जो है फिल करेंगे। ऑलरेडी टेबल वाइज डिस्कशन हम कर चुके हैं कि जीएसटीआर 9C के अंदर किस टेबल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर, सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 बटन दिखाई देंगे। पहला बटन जो है यहाँ पर जनरेट जेएसओएन फाइल का, वो जब आप जीएसटीआर 9C को अच्छे से फिल कर लेंगे तो जेएसओएन फाइल आपको जनरेट करनी है, जिसको हम पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो इस बटन को आप जेएसओएन फाइल जनरेट करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद अगर उस जेएसओएन फाइल के अंदर कोई एरर होगी तो ऐसे में वो आपको पोर्टल पर दिखाई देगी, और एक एरर फाइल वहां से आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। वो एरर फाइल जो है आप ओपन जीएसटीआर 9C जेएसओएन एरर फाइल के जरिए यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और जो भी एरर है उसको रिमूव करेंगे और फ्रेश जेएसओएन फाइल जनरेट करेंगे और पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसा जब तक करते रहेंगे जब तक आपकी जो है एरर फ्री जेएसओएन फाइल जनरेट नहीं हो जाती और अपलोड नहीं हो जाती। उसके अलावा जब आप जो जेएसओएन फाइल आपने अपलोड की, आपको लगता है कि क्या आपने वो सही इंफॉर्मेशन उसके अंदर सही से इनकॉर्पोरेट की है या नहीं की है, तो ऐसे में जो है एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा जीएसटी पोर्टल पर। यहां पर आप देखेंगे कि जो जेएसओएन फाइल आप जनरेट करते हैं वो आपको यहां पर अपलोड करनी है, अपलोड टैब के तहत, जिसको आप अपलोड करेंगे। अगर कोई एरर होगी तो वो आपको यहां पर दिखाई देगी, और एरर अगर होगी तो थोड़ी देर बाद एक एरर फाइल जनरेट की जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके जो है यूटिलिटी के अंदर फिर से देख सकते हैं क्या एरर है और उसको सही कर सकते हैं। और जब आप एरर फ्री जेएसओएन फाइल अपलोड कर देंगे तो यहां पर जो है आपको प्रोसेस्ड का स्टेटस दिखाई देगा। उसके बाद यहां पर एक डाउनलोड का जो है बेसिकली बटन आपको दिया गया है, एक टैब आपको दिया गया है। यहां से आप जो है उस जेएसओएन की जो आपने अपलोड की है फिर से एक जेएसओएन फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको यहां पर इस ऑप्शन के तहत ओपन जीएसटीआर 9C जेएसओएन फाइल के तहत इंपोर्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी सही इंफॉर्मेशन जो है अपलोड हुई है या नहीं हुई है। तो काफी बार क्या होता है, आपने जेएसओएन बनाया, उसको अपलोड किया, लेकिन उसके अंदर कोई गलती हो गई। अब पोर्टल पर उस गलती को चेक करने का कोई तरीका नहीं है। उसको सिर्फ एक ही तरीके से आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड टैब में जेएसओएन फाइल को डाउनलोड करें, और यहां पर जो है ओपन जीएसटीआर 9C जेएसओएन फाइल के जरिए जो है उसको इंपोर्ट करें और चेक करें कि आपकी सभी इंफॉर्मेशन सही से प्लेस की गई है या नहीं। तो ये बेसिकली 4 बटन आपको जीएसटीआर 9C प्रिपरेशन एंड फाइलिंग में यूज करने हैं। उसके बाद जो है आपकी टेबल्स दी गई है, एक एक करके हम इन टेबल्स को फिल करते हैं, जिसके जरिए जो है हम अपनी जीएसटीआर 9C जेएसओएन फाइल प्रिपेयर करेंगे और अपलोड करेंगे। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन जो है आपको फर्स्ट शीट पर दी गई है, 17 18 टू 90 20 के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई है। उसके बाद 21 22 के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो कुछ टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस है वो आप चेक कर सकते हैं, कुछ लीगल इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शंस है वो आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके अपनी जो है टेबल्स को जो है प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिकली जो है यहाँ पर जीएसटीएन, जो भी जिस जीएसटीएन के लिए आप 9C फाइल कर रहे हैं वो जीएसटीएन जो है आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, किस ईयर के लिए आप जो है जीएसटीएन 9C फाइल कर रहे हैं। लीगल नेम क्या है, वो लीगल नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ट्रेड नेम क्या है, ट्रेड नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन नेम ऑफ द एक्ट इफ यू आर लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट, किसी एक्ट के तहत आपको जो है ऑडिट कराने की लाइबिलिटी थी, तो ऐसे में वो एक्ट जो है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जरिए जो है वो लाइबिलिटी थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने की, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद जो आप प्रोसीड टू फिल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फिल डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पहली टेबल आती है दैट इज टेबल नंबर 5।
और टेबल नंबर 5 के अंदर आपको एक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करना है। क्या रिकंसिलिएशन? सबसे पहले तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी टर्नओवर है वो आप यहां पर डिक्लेयर करेंगे 5A के तहत। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। और आपको 5Q के तहत जो आपने जीएसटीआर 9 के अंदर अपनी टर्नओवर डिक्लेयर की है, आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर की है, वो आप यहां पर जो है टेबल नंबर 5Q के तहत मेंशन करेंगे। और इन दोनों में अगर कोई भी डिफरेंस है तो डिफरेंस का रीजन क्या है वो आपको जो है यहां पर अलग अलग कॉलम्स के अंदर बताया गया है। क्या वो अनबिल्ड रेवेन्यू की वजह से है, या फिर एडवांसेस की वजह से है, या फिर डीम्ड सप्लाई की वजह से है, या फिर वो क्रेडिट नोट जो आपने जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इशू किए हैं, या फिर ट्रेड डिस्काउंट जिसको आपने जो है जीएसटीआर 9 में कंसीडर नहीं किया है। इट मींस वो जो है आपकी कोई आउटपुट लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करते हैं, वो जस्ट एक टर्नओवर के अंदर एडजस्ट किए गए हैं। टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल 17 टू जून 17 आज की डेट में इनरेलीवेंट टैब है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये अगर कोई एडजस्टमेंट है या फिर वैल्यूएशन रूल्स की वजह से आपने जीएसटी के अंदर ज्यादा जो है वैल्यू डिक्लेयर की है जबकि टर्नओवर के अंदर आपकी वैल्यू कम है, उसकी वजह से डिफरेंस है। एडजस्टमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से कोई एडजस्टमेंट है तो वो आप यहां पर डिक्लेयर करेंगे। तो बेसिकली यहां पर बहुत सारे रीजन दिए गए। अगर आपके केस में कोई स्पेसिफिक रीजन है तो वो स्पेसिफिक रीजन आप मेंशन करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है और कोई रीजन है जो यहां पर मेंशन नहीं है तो एक लास्ट जो है 5O के तहत आपको एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड अबव का एक ऑप्शन दिया गया है जिसके तहत आप उस डिफरेंस को जो है यहां पर बताएंगे कि वो डिफरेंस क्यों है, क्यों आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर टर्नओवर अलग है और क्यों आपके जीएसटीआर 9 के अंदर जो टर्नओवर है वो अलग है। तो ये आपको डिफरेंस यहां पर बताना होगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, टेबल नंबर 5 के अंदर आप जो रिपोर्टिंग करेंगे वो ग्रॉस टर्नओवर की रिपोर्टिंग करेंगे। इट मींस यहां पर आपकी जो टर्नओवर होगी वो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड एज वेल एज रिलेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई, सभी सप्लाईज को मिलाकर जो आपकी टर्नओवर है वो आप यहां पर रिपोर्ट करेंगे। और जीएसटीआर 9 में भी जो आपकी टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड नॉन जीएसटी सप्लाई है जो आपने रिपोर्ट की है वो दोनों मिलाकर आप यहां पर रिपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली टेबल 4 और टेबल 5 दोनों को मिलाकर जो आपने रिपोर्टिंग की है दैट इज वो आपको 5Q के तहत यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। हालांकि ये फिगर मैंने आपको बताया हम जीएसटीआर 9C की जो एक्सट्रैक्ट फाइल है वहां से ले सकते हैं, तो ऐसे में जो है वो फिगर हम यहाँ से लेंगे जीएसटीआर 9C की एक्सट्रैक्ट फाइल से। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल के अंदर आप देख सकते हैं 5842481 की जो फिगर है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये वो फिगर है जो आपकी जीएसटीआर 9 के अंदर आपने टेबल 4 टेबल 5 के अंदर फिल की है। उसके बाद यहाँ पर टेबल नंबर 5A के तहत आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो आपकी फिगर्स है तो यहां पर हमारी जो टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई है 583,29,175 583,29,175.79 प्लस 95635 की जो हमारी एग्जम्प्टेड सप्लाई है जो इंटरेस्ट इनकम है वो हम यहां पर डिक्लेयर करेंगे। तो आप देखेंगे हमारा जो डिफरेंस है वो जीरो है। लेकिन आपके केस में कोई डिफरेंस हो सकता है। अगर वो डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को आपको रिकंसाइल करना होगा कि वो डिफरेंस किस वजह से है। क्या ये जो यहां पर रीजंस दिए गए हैं इन रीजंस की वजह से है, या फिर इसके अलावा कोई रीजन है तो आप उसको जो है 5O के तहत यहां पर जो है एडजस्ट करेंगे। तो ये बेसिकली आपको यहां पर जो है मेंशन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपकी टर्नओवर क्या है और जीएसटीआर 9C के अकॉर्डिंग आपकी टर्नओवर क्या है, दैट इज योर ग्रॉस टर्नओवर। अब नेक्स्ट हमारा यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आपके केस में कोई डिफरेंस है और वो किसी एडजस्टमेंट में फॉल भी नहीं करता है तो उसका रीजन आपको जो है पॉइंट नंबर 6 जो टेबल नंबर 6 है वहां पर आपको बताना होगा कि वो रीजन क्यों है, कि जो आपने जो डिफरेंस है उसकी क्या वजह है। तो वो वजह आपको यहां पर देनी होगी रीजन फॉर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन एनुअल ग्रॉस टर्नओवर। नेक्स्ट हमारा टेबल नंबर 7 है। टेबल नंबर 7 के अंदर बेसिकली जो ग्रॉस टर्नओवर के बाद हम इसमें से जो वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड रिलेटेड सप्लाई को अलग कर देते हैं तो हमारी टैक्सेबल सप्लाई आ जाती है। तो यहां पर टैक्सेबल सप्लाई को हम अगेन किससे कंपेयर करेंगे, टैक्सेबल सप्लाई से ही कंपेयर करेंगे। तो यहां पर हमारी वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई को हमने रिपोर्ट किया
और उसके बाद जो है अगर कोई जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कोई सप्लाई है वो आप एंटर करेंगे। सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट, आपने जो सप्लाई दी है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, अगर वो कोई सप्लाई है तो वो आप मेंशन करेंगे। तो बेसिकली वो सप्लाई जिस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। और उसके बाद आपकी कौन सी सप्लाई आ जाती है, टैक्सेबल सप्लाई। और यहाँ पर टेबल नंबर 7F के तहत आपको जीएसटीआर 9 के अकॉर्डिंग जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है वो आपको रिपोर्ट करनी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पीडीएफ फाइल है एक्सट्रैक्ट फाइल दैट इज टेबल 7F, तो यहाँ पर आप टेबल 7 देख सकते हैं और यहाँ पर एफ कॉलम के तहत आपको जो है 58329,175.79 की फिगर दी गई है, इसको आप एंटर करेंगे। और यहाँ पर अगेन हमारा जो डिफरेंस है वो जीरो है। आपके केस में कोई भी टैक्सेबल सप्लाई के अंदर डिफरेंस है तो अगेन वो रीजन आपको देखना है, वो रीजन क्या है और उसकी वजह से अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो आपको डीआरसी 03 के जरिए पे करनी हो। तो हो सकता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जरिए आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा हो और जीएसटीआर 9 में आपने आउटवर्ड सप्लाई कम डिक्लेयर की हो, तो ऐसे में वो रीजन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी सप्लाई ऐसी थी जो आपने जीएसटीआर 9 में डिक्लेयर नहीं की लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है क्या वो आपने पे कर दी है या नहीं। अगर पे कर दिया तो वो आप मेंशन करेंगे, अगर पे नहीं किया तो डीआरसी 03 के जरिए उसको पे करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टेबल नंबर 8 है तो उसके अंदर जो भी आपका टैक्सेबल सप्लाई में जो डिफरेंस आया वो आपको यहाँ पर रीजन जो है लोकेट करना होगा। टेबल नंबर 9 के अंदर आपको जो है रेट वाइज यहाँ पर जो है सप्लाईज को रिपोर्ट करना है, कितनी सप्लाई आपकी 5% में है, कितनी आपकी 12% में है, कितनी आपकी 18% में है, कितनी आपकी 28% में है। तो सबसे पहले तो आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वो करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग और नीचे की तरफ आपको जो है टेबल नंबर 9Q के तहत जो आपने जीएसटीआर 9 के अंदर टोटल जो अपनी सप्लाईज है जिस पर आपने टैक्स पे किया है वो आपको जो है यहाँ पर जीएसटीआर 9 के जरिए आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो अगेन एक्सट्रैक्ट फाइल से हम जो है 9Q की जो रिपोर्टिंग है यहाँ से ले सकते हैं। तो आप देखिए 9Q के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है आपको सेंट्रल टैक्स 42,92,266 रुपए, तो ये आप यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं। सीजीएसटी हेड में, एसजीएसटी हेड में अगेन सेम फिगर है और आईजीएसटी हेड में 19,14,720 रुपए और सेस कोई भी नहीं है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी रेट वाइज, अब अगर आपने अपनी बुक्स के अंदर ही रेट वाइज सप्लाईज को जो है अगर जो है मेंटेन किया है तो आप जो है वहीं से जो है अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। अगर आपने रेट वाइज मेंशन नहीं किया है तो ऐसे में आपको एक्सेल फाइल प्रिपेयर करनी होगी और उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। हमारे केस में एक ही तरह की सप्लाई है 18% की, तो ऐसे में जो है हम जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो है इस सप्लाई को यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई आपको डोमेस्टिक सॉरी इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट का ब्रेकअप नहीं देना है, जो भी आपकी टोटलिटी जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर जो है बतानी है। तो यहां पर हमारी जो इन टोटलिटी अमाउंट है टैक्सेबल सप्लाई की 583,2917.79 वो हम यहां पर एंटर करेंगे। 18% टैब के तहत 583,29,175.79, तो ये हमारी क्या है टैक्सेबल वैल्यू है और इसके अगेंस्ट हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो हम मेंशन करेंगे। तो जिसको हम ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारा जो आउटपुट लेजर्स है सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी वो हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर 42,092,265.89। एक सजेशन यहां पर मेरा रहेगा, मैं आपको एक बार बता देता हूं, पहले मैं इंफॉर्मेशन फिल कर लेता हूं। आईजीएसटी हेड में 19,26,471 रुपए 6 पैसे, जिसमें से 11,751 रुपए 12 पैसे ये क्रेडिट नोट की जो है टैक्स लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हुई थी, उसको हमने जो है यहाँ पर लेस किया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रैक्शंस में जो है डिफरेंस आ रहा है। अब अगर आपने डिफरेंस फ्रैक्शंस में यहां पर रखा तो हो सकता है जब आप जेएसवन फाइल अपलोड करेंगे तो वहां पर आपको एरर दिखाई दे जाए। तो यहां पर फ्रैक्शंस में यह एरर है, इसको मैं क्या कर देता हूं राउंड ऑफ कर देता हूं 42,92,266। अगर आपका डिफरेंस ज्यादा है, अगर आपका डिफरेंस ज्यादा है तो आपको चेक करना होगा, रिकंसिलिएशंस बनानी होगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका जो टैक्स है वो कम क्यों है, ज्यादा क्यों है। तो दोनों ही रीजन हो सकते हैं, टैक्स कम है या ज्यादा है, या तो आपके लेजर्स के अंदर कोई गड़बड़ हुई है, कोई गलती हुई है, या फिर जीएसटीआर 9 फाइल करते हुए आपने कोई गलती कर दी है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो आपको जरूर चेक करना होगा। तो ये हमारी जो है रेट वाइज, तो रेट वाइज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो है रेट्स जो है 18% दी गई है, उसके बाद 18% आरसी का मतलब है रिवर्स चार्ज। तो अगर कोई सप्लाई जो आपने रिवर्स चार्ज में आपने दी है और रेसिपिएंट ने उस पर टैक्स पे किया है तो वो आप जो है यहाँ पर 18% आरसी के तहत जो है उसको रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह आपको अपनी जो रेट वाइज जो ब्रेकअप है, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी या अदर्स कोई अमाउंट है, तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटीज बनती है
जो भी आपकी अमाउंट्स पेबल्स बनती है टुवर्ड्स इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, टैक्स लायबिलिटी, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और उसको जो है आपकी जीएसटीआर 9 से कंपेयर किया जाएगा। और जीएसटीआर 9 में जो टेबल 9 होती है वो फिगर यहाँ वहां से ली गई है जो आपने पे किया है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डिफरेंस जो है वो जो पॉइंट्स में था जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है, तो कोई डिफरेंस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। आपके केस में अगर कोई डिफरेंस है तो अगेन यहाँ पर टेबल नंबर 10 के अंदर आपको उसको रिपोर्ट करना होगा कि उसका रीजन क्या है, क्यों वो टैक्स आपने कम पे किया है या फिर ज्यादा पे किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जाता है टेबल नंबर 11, एडिशनल अमाउंट पेबल। तो वो बेसिकली वो अमाउंट है जो टेबल 6, टेबल 8 और टेबल 10 की वजह से जो आपकी पेबल जो अमाउंट बनती है और जो आपने अभी तक पे नहीं किया है। तो अगर आप पे कर चुके हैं तो आप टेबल 11 के अंदर आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पे नहीं किया है, मान लीजिए टेबल 6 के अंदर आपका कोई डिफरेंस था टेबल नंबर 5 की वजह से, टेबल नंबर 7 के अंदर आपका कोई डिफरेंस था जो आपने टेबल नंबर 8 में रिपोर्ट किया, टेबल नंबर 9 के अंदर कोई डिफरेंस था जो आपने टेबल नंबर 10 में रिपोर्ट किया, और इन तीनों ही टेबल्स की वजह से अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है और अगर आपने उसको पे नहीं किया है तो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। अगर आप उसको पेड कर चुके हैं, ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। तो एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, वो आपको यहाँ पर जो है मेंशन करनी है ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड इन टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 8, टेबल नंबर 10। उसके बाद टेबल नंबर 12 जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टेबल है रिगार्डिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक बात यहाँ पर आपको अच्छे से समझनी है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पर कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मेंशन करना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर योर ऑडिटेड फाइनेंशियल्स। तो काफी सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर ऑलरेडी हम जीएसटीआर 9 के अंदर तो जो है हम रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देखिए जीएसटीआर 9 के अंदर आपने जो रिपोर्टिंग की है वो जीएसटीआर 3B के बेसिस पर आपने रिपोर्टिंग की है और जीएसटीआर 2A के बेसिस पर आपने उसको कंपेयर किया है टेबल नंबर 8 के अंदर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वहां पर जो है आपने कंसीडर नहीं किया है। वहां पर आपने जीएसटीआर 3B के अंदर जो इनपुट क्लेम किया और जो आपका 22-23 से रिलेटेड है उसका बाइफिकेशन आपने दिया, और जो आपने 22-23 से रिलेटेड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया वो आपने टेबल नंबर 8C और टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट किया, और जो आपने रिवर्सल किया सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो आपने टेबल 7 में रिपोर्ट किया, जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिवर्सल किया वो आपने टेबल 12 में रिपोर्ट किया। अब गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने कितना आईटीसी अवेल किया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आईटीसी कुछ अलग चल रहा है और आप जीएसटीआर 3 में आईटीसी जो है अलग अवेल करते जा रहे हैं। तो वो भी एक कंपैरिजन चाहती है कि वो भी सही होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले टेबल नंबर 12E की कि जीएसटीआर 9 में आपने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेल किया है, तो हम जो है यहाँ पर जीएसटीआर 9 के लिए जो है 12E की जो फिगर्स है एक्सट्रैक्ट फाइल से जो है यहाँ पर, तो 12E में हमारी जो फिगर है 49,99,531 रुपए 21 पैसे प्लस 49,99,531 रुपए 21 पैसे, ये हमने जो है आईटीसी अवेल किया है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 9 हमने इसको रिपोर्ट किया है। आईजीएसटी हेड में हमारा कोई भी आईटीसी नहीं है जिसको हमने अवेल किया है। तो ये हमने यहाँ पर रिपोर्ट किया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जो है कंपेयर करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से। सॉरी, ये मैंने जो है गलत उसके अंदर रिपोर्ट कर दिया। इसको हम टेबल 12E में रिपोर्ट करेंगे जो हमने जीएसटीआर 9 में फाइल किया। और अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हम यहाँ पर जो है एंटर करेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं बाकी सभी लेजर्स को रिमूव कर देता हूं तो सीजीएसटी एसजीएसटी हेड में हमारा जो टोटल इनपुट है 98,49,198 रुपए 70 पैसे, 98,49,170 रुपए 198 रुपए 70 पैसे माइनस, उसमें से हमने कुछ क्रेडिट जो है रिवर्स किया है 976.28। तो ये देखिए अब हमारा जो है यहाँ पर 98,49,198 रुपए 70 पैसे, ठीक है। अब हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 1,50,840 रुपए का। ये डिफरेंस क्यों है? तो बेसिकली क्या है, कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अवेल किया 21-22 का, वो हमें जो है यहाँ पर रिपोर्ट करना है। इसके लिए मैं अपनी जीएसटीआर 9 भी आपको दिखा सकता हूं। जो जीएसटीआर 9 हमने फाइल की उसमें आप देखेंगे हमने टेबल नंबर 6M के तहत बेसिकली वो रिपोर्टिंग भी की है जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी हमने अवेल किया है। तो टेबल 6M यहाँ पर आप देखेंगे 75,420 रुपए सीजीएसटी, 75,420 रुपए एसजीएसटी। तो वो कौन सा है आपका टेबल नंबर 12B में आप रिपोर्ट करेंगे आईटीसी अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो 75,420 रुपए प्लस 75,420 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड अवेल किया है। तो ये आप देखिए अब हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक सवाल आता है कि सर यहाँ पर कौन सा आईटीसी आएगा 12A के अंदर। तो 12A के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड आईटीसी जो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया है, अवेल किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो फिगर ली है, डेबिट फिगर ली है 98,49,198.70, ये पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। इसके अंदर वो आईटीसी नहीं है जो 21-22 से रिलेटेड है, उसको हमने जो है अलग से रिपोर्ट किया है, अलग से मेंशन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो
अवेल किया है वो आपका 12A में नहीं आएगा। हाँ, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने 23-24 में अवेल किया है, लेकिन वो 22-23 से रिलेटेड है, वो आपका यहाँ पर जो है 12A में आएगा और उसको आप अलग से नीचे की तरफ 12C में जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसमें से हमारा एक जो है कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसा है कि लेट्स से 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसा था जो 22-23 से रिलेटेड था, लेकिन उसको हमने नेक्स्ट ईयर 23-24 में जो है अवेल किया है। तो उसकी रिपोर्टिंग आप कैसे करेंगे? तो पहले तो आप उसको जो है 12A में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपका 22-23 के अंदर आपने अवेल किया है, उसको रिकॉर्ड किया है। वो एक अलग बात है, आप उसको अवेल करना भूल गए, आपने उसको नेक्स्ट ईयर के अंदर अवेल किया और फिर क्या करेंगे आप 12C के अंदर उस 1 लाख रुपए की रिपोर्टिंग करेंगे। हालांकि हमारे केस में ऐसी कोई जो है नेक्स्ट ईयर के अंदर अवेलमेंट नहीं है, तो हमने जो है यहाँ पर उसको रिमूव कर दिया है। अगर आपके केस में ऐसा है, आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई आईटीसी अवेल किया और वो 22-23 से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है आपने उसको 22-23 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ही रिकॉर्ड किया होगा। तो ऐसे में वो आपकी पहले तो टेबल 12A का पार्ट बनेगा और उसके बाद आप उसको टेबल 12C में लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि वो आईटीसी आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर अवेल किया है और यहां पर आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, जो आपने 22-23 की जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी अवेल किया है। तो कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर करनी है कि किस अमाउंट का कंपैरिजन आप किस अमाउंट के साथ कर रहे हैं। तो यहां पर जीएसटीआर 9 के अंदर जो है वो है आईटीसी क्लेम्ड, जो आईटीसी आपने 22-23 की जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है, वो आपका जो है जीएसटीआर 9 में आप रिपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो आईटीसी आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर अवेल किया होगा वो तो आपने टेबल नंबर 8C और टेबल नंबर 13 के अंदर रिपोर्ट किया होगा। और यहां पर ये जो फिगर आ रही है ये आपकी जो है टेबल नंबर 6 और 7, दैट इज रिवर्सल, उसके बाद जो नेट ऑफ फिगर है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब जो हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो अवेल किया वो जो है जीएसटीआर 9 के अंदर यहाँ पर टेबल 12E में नहीं लिया गया है, इसकी वजह से नीचे की तरफ उसको लेस करने के लिए आपसे कहा गया है। तो इस तरह बेसिक आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिपोर्ट करेंगे। इसके अंदर अगर आपका कोई डिफरेंस है तो अगेन वो डिफरेंस क्यों है, वो डिफरेंस आपको बताना है और पॉइंट नंबर 13 के अंदर उसका रीजन आपको देना है और उसकी वजह से अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है वो भी आपको जो है रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पर टेबल नंबर 14 की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस वाइज डिटेल्स जो है आपको प्रोवाइड करनी है कि जो एक्सपेंस आपने इनकर किए हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपके एक्सपेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर कितनी वैल्यू तो जो है एक्सपेंसेस की अमाउंट है, कितनी वैल्यू जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट की है और उसमें से कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है। तो ये डिटेल आपको जो टेबल नंबर 14 के अंदर फिल करनी है। हालांकि 22-23 के लिए टेबल नंबर 14 पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमारे केस में भी हम इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर अगर इसको मैंडेटरी कर दिया जाता है तो ऐसे में हम आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे कि इसको आप कैसे फिल करेंगे। टेबल नंबर 15 अगेन अगर कोई रीजन है, कोई डिफरेंस है आपका टेबल नंबर 14 के अंदर तो वो आप यहां पर एंटर करेंगे। टेबल नंबर 14 के अंदर जीएसटीआर 9 की जो फिगर है दैट इज 14S, उसको अगेन आप एक्सट्रैक्ट फाइल से ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए टेबल नंबर 14 को फिल कर रहे हैं तो यहां पर एक्सट्रैक्ट फाइल के अंदर जो है आप फिगर्स जो यूज करेंगे वो टेबल नंबर 14 के अंदर आपको दी गई है। तो 9C की जो एक्सट्रैक्ट फाइल है उसमें आप देखिए 14S के लिए जो फिगर दी गई है 49,99,531 रुपए 21 पैसे, 49,99,531 रुपए 21 पैसे, ये वही आईटीसी है जो हमने अवेल किया है। और इसका ब्रेकअप जो है आपको हेड वाइज एक्सपेंसेस वाइज जो है यहाँ पर जो है देना है इन परचेज फिगर, फ्रेट फिगर, पावर एंड फ्यूल, रेंट। अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो ऐसे में आप जो है एनी अदर एक्सपेंस के तहत जो है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई एक्सपेंस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो उसको आप एनी अदर एक्सपेंस के तहत यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक्सपेंसेस जिनमें आपने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है तो वो आपको यहाँ पर जो है हेड वाइज रिपोर्ट करना है। उसके बाद टेबल नंबर 15 के अंदर आपको रीजन देना है अगर कोई डिफरेंस है। टेबल नंबर 16 के अंदर अगेन जो लास्ट पार्ट है टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस ड्यू टू 13 एंड 15। तो 13 तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से जो आपने टेबल 12 के अंदर डिफरेंस अगर कोई है और 15 जो है आपका टेबल नंबर 14 की वजह से कोई डिफरेंस है तो वो आपको जो है टेबल नंबर 16 के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके अंदर आपकी कितनी अमाउंट पेबल है। लास्ट जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट, उसके अलावा जो आपकी एडिशनल लाइबिलिटी बच जाती है, अभी तक जितनी भी लाइबिलिटीज आपने रिपोर्ट की उसके अलावा भी अगर कोई लाइबिलिटी आपकी बच जाती है तो वो आप जो है फिफ्थ पार्ट के तहत बेसिकली उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 9 से आपका कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि ये वो लाइबिलिटी है जो ना ही तो आपने जीएसटी 9 में रिपोर्ट की है और ना ही 9C के अंदर बाकी टेबल्स के अंदर इसका इफेक्ट लिया गया है। तो ऐसी कोई लाइबिलिटी है तो वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और जो है यहाँ पर इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, एनी अदर अमाउंट पेड फॉर सप्लाईज नॉट इंक्लूडेड इन एनुअल स्टेटमेंट। तो कोई ऐसी सप्लाई जो आपने जीएसटी 9 में रिपोर्ट नहीं की लेकिन उसके रिगार्डिंग आपने डीआरसी 03 के जरिए अगर कोई पेमेंट की है तो वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। एररनेस रिफंड टू बी पेड बैक, अगर कोई रिफंड आपने गलती से ले लिया है और उसको आपने जीएसटी 9 में रिपोर्ट नहीं किया है तो ऐसे में आप उसको यहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि वो आप अगर रिफंड करने वाले हैं तो ऐसे में टू बी पेड बैक के जरिए आउटस्टैंडिंग डिमांड्स टू बी सेटल्ड, कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है जिसको आप सेटल करना चाहते हैं अदर्स के तहत, अगर और कोई लाइबिलिटी आपकी बच जाती है तो वो बेसिकली आप टेबल 5 के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगेन अगर आप कोई लायबिलिटी रिपोर्ट करेंगे तो उसकी पेमेंट भी आपको करनी होगी, तो ऐसे में आप डीआरसी 03 के जरिए वो पेमेंट्स करके वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब भी डिपार्टमेंट कभी भी ऑफिसर आपसे पूछता है तो उसको आप एक्सप्लेन कर सके।
तो ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फाइनली आपको क्या करना है, इन सभी शीट्स को जो है एक एक करके पहले तो चेक करना है, वैलिडेट करते हुए कि क्या वो शीट्स वैलिडेटेड है, इट मींस उनके अंदर कोई गलती नहीं है। तो प्राइमा फेसी अगर उसके अंदर कोई गलती नहीं होगी तो ये वैलिडेट हो जाती है, अदरवाइज यहीं पर आपको एरर दिख जाएगी कि जो है कुछ एरर है जिसको आपको ठीक करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, वैलिडेट करना होगा। तो जितनी भी शीट्स आपने फिल की है एटलीस्ट उनको आप क्या करें, वैलिडेट करें, और वैलिडेट करने के बाद जो है JSON फाइल को जनरेट करें। तो मेक श्योर ये जरूर चेक कर ले कि कोई डिफरेंस ना हो। अगर डिफरेंस के साथ आपने 9C फाइल कर दी तो इट मींस आप इटसेल्फ अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको एडमिट कर रहे हैं, और ऐसे में लेटर ऑन इन फ्यूचर वो आपको पे करनी पड़ सकती है। तो जो भी गलतियां हैं, जो भी रेक्टिफिकेशन है, वो सही से प्रॉपरली जो है एंटर करें, और उसके बाद ही जो है JSON फाइल जनरेट करें। तो यहाँ पर एक एक करके हमने सभी शीट्स को क्या कर लिया, वैलिडेट कर लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, JSON फाइल को जनरेट करेंगे। JSON फाइल जनरेट करने से पहले आप जो PDF फाइल है वो जनरेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है क्या वो सही से प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कोई गड़बड़ है तो उसको आप जो है ठीक करें, और फिर उसके बाद जो है GSTN 9C प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर जनरेट प्रीव्यू PDF फाइल पर जो हम क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल बेसिकली जो है क्या कर दी जाएगी, प्रिपेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 9C ड्राफ्ट फाइल जो है, ड्राफ्ट फाइल जो है हम सेव कर लेते हैं, और इस ड्राफ्ट फाइल को जो है हम ओपन कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन किस तरह से जो है दिखाई दी। तो ये बेसिकली 9C प्रिपेयर की गई है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर सभी इंफॉर्मेशन आपकी सही से ली गई है या नहीं ली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 5 के अंदर हमारी जो टर्नओवर है, और उसके बाद टेबल 5Q के तहत GSTN 9 के बेसिस पर जो टर्नओवर डिक्लेयर की गई है, वहां पर डिफरेंस हमारा 0 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है टेबल नंबर 7 के अंदर जो टैक्सेबल टर्नओवर है उसकी रिकंसिलिएशन है। तो हमारी जो टैक्सेबल टर्नओवर है उसके लिए हमने एग्जम्प्टेड सप्लाई को लेस कर दिया है, तो हमारी टैक्सेबल टर्नओवर भी GSTN 9 के अकॉर्डिंग मैच हो रही है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो है ब्रेकअप है रेट वाइज। तो रेट वाइज ब्रेकअप में जो है हमने यहाँ पर टेबल नंबर जो 18% की जो टेबल नंबर हमारी 9E है उसके अंदर रिपोर्टिंग की है, और यहाँ पर टेबल नंबर 9P के तहत जो भी आपकी अमाउंट है एज पर, सॉरी, क्यू के तहत जो भी आपकी अमाउंट है एज पर GSTN 9 वो हमने एंटर कर दी है, और हमारा डिफरेंस जो है अगेन 0 है। नेक्स्ट हमारा जो टेबल नंबर 12 है ITC के रिगार्डिंग, तो उस ITC में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमने अपना ITC जो है एंटर किया, उसमें से जो पिछले साल का हमने क्लेम किया वो हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हमने लिया है तो उसको हम लेस कर देंगे। इस तरह हमारा वो ITC आ जाएगा जो हमने 22-23 के अंदर GSTR 3B में क्लेम किया है, और GSTR 9 के अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे, रिकनसाइल करेंगे। अगेन हमारा डिफरेंस क्या है, 0 है। टेबल नंबर 14 के अंदर आपको जो है हेड वाइज एक्सपेंसेस वाइज जो है डिटेल्स मेंटेन करनी है। अभी के लिए यह टेबल पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, हमने भी इसको स्किप किया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी टेबल नंबर 16 है। अगर कोई अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस की वजह से हमारा कोई टैक्स पेबल है तो वो आप यहाँ पर जो है रिपोर्ट करेंगे, और फाइनली जो है आप जेसवन फाइल को जो है यहाँ पर जनरेट करेंगे। यहाँ पर जनरेट जेसवन फाइल उसको हम जनरेट करेंगे। तो हमारी जो जेसवन फाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दी गई है, इसको हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे एट GST पोर्टल। तो 9C जेसवन फाइल को अपलोड करने के लिए प्रिपेयर ऑफलाइन बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर चूज फाइल के जरिए वो जेसवन फाइल जो है आप यहां पर अपलोड करेंगे। अगर कोई भी गलती नहीं होगी तो आपकी जो फाइल है उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रोसेस कर दिया जाएगा, अदरवाइज एक एरर फाइल जो है आपके लिए जनरेट की जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली क्या कर दी गई है, प्रोसेस कर दी गई है। अगर कोई एरर होती तो यहाँ पर आपको एरर दिखाई देती है, और उसके लिए आप एरर फाइल जनरेट करते। अब एक और बात, अब आपने जेसोन फाइल तो अपलोड कर दी, प्रोसेस कर दी, अब ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या सही जेसोन फाइल हमने अपलोड कर दी या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था डाउनलोड के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पर जनरेट जेसोन फाइल का ऑप्शन दिया गया है। इस जेसोन फाइल को आप क्या करेंगे, यहाँ से जनरेट करेंगे, और एक जेसोन फाइल का लिंक आपको दे दिया जाएगा। उस जेसोन फाइल को आप डाउनलोड करेंगे, और अगेन उस यूटिलिटी के अंदर आप क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे, और उसमें वो सभी इंफॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर जेसोन फाइल अपलोड की है वो आपको दिखाई देंगी। अगेन फाइनली आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि क्या आपने सही जेसोन फाइल अपलोड की है या नहीं की। तो यहाँ पर जेसोन फाइल को जो है आपको डाउनलोड करने के लिए 20 मिनट्स तक का वेट करना पड़ सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि सेफर साइड के लिए ये जेसोन फाइल आप जरूर डाउनलोड करके चेक करें कि क्या उसके अंदर वो सभी इंफॉर्मेशन है या नहीं, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि कौन सी आपकी जो है इंफॉर्मेशन GSTN 9C के अंदर
फिल होने जा रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए अगर आप एक प्रोफेशनल है, आप किसी स्टाफ के जरिए अपनी वर्किंग कर रहे हैं और किसी स्टाफ ने गलत जेएसओएन फाइल जो है अपलोड कर दी, हो सकता है उसी टैक्स पेयर की वो जेसवन फाइल है, लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो फाइनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसके अंदर आपने जो है वर्किंग बाद में की लेटर ऑन, और एक अर्लियर जेसवन फाइल जो जनरेट की गई थी वो अपलोड कर दी गई गलती से, और सिस्टम ने उसको प्रोसेस कर दिया और आपने उसको फाइल कर दिया। तो गलत इन्फॉर्मेशन जो है आपकी जीएसटी 9C में जा सकती है। इसीलिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, जब आप अपलोड कर लेते हैं तो उस जेसवन फाइल को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर, और चेक कर सकते हैं कि क्या आपने सही इन्फॉर्मेशन जो है फाइल की है या नहीं की है। उसके बाद जब ये जेएसवन फाइल यहाँ पर एक लिंक आपको दे दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और जो है एक्सेल यूटिलिटी के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि एक बटन आपको दिया गया है यहाँ पर, ओपन जीएसटीआर 9C जेएसवन फाइल, इसके जरिए आप उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। टू ओपन जीएसटीआर 9C जेएसवन फाइल डाउनलोडेड फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल टू एडिट और ऐड डिटेल्स, तो अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ है, कोई गलती है, तो आप उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई डिटेल ऐड कर सकते हैं, और फिर एक जेएसवन फाइल जनरेट कर उसको जो है दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके बाद फाइनली जब आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको क्या करना करना क्या है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अटैच करना है। तो यहाँ पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टैब के तहत आपको जो है बैलेंस शीट को अटैच करना है। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेसिकली मैंने आपको जो है कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट नहीं दिखाया, इसीलिए मैंने टेली डाटा से वर्किंग की। एक्चुअली टेली डाटा की जो वर्किंग है वो हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ मैच्ड है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसको हम डायरेक्ट अपलोड करेंगे। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आप उसके साथ अपनी और कोई वर्किंग अटैच करना चाहते हैं जो आपने जीएसटीआर 9C फाइल करने के लिए प्रिपेयर की थी, तो वो भी अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो आप अदर डॉक्यूमेंट्स के तहत अटैच कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम सिर्फ फाइनेंशियल पार्ट को ही अटैच करते हैं, जो वर्किंग है वो जो है इन फ्यूचर कभी डिपार्टमेंट या ऑफिसर हमसे जो है एक्सप्लेनेशन मांगता है तब हम उनको जो है प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वो जो है इनिशियल स्टेज पे ही वो रिकंसिलिएशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड देन आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जब आपका डाटा कंप्लीटली सेव हो जाता है उसके बाद जो है आपको प्रोसीड बट प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटी 9C बटन पर क्लिक करना है, और यहां पर अगेन एक बार हम इसको जो है सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारी जो जीएसटीआर 9C की जो ड्राफ्ट फाइल है क्या वो सही है। सभी इंफॉर्मेशन जो है हमने अच्छे से कंपाइल कर दी है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई डिफरेंस है तो उसके रिगार्डिंग क्या हमने कोई अपनी टैक्स लायबिलिटी जो डिक्लेयर की है क्या हमने वो पे कर दी है, तो फाइनली एक बार आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एंड देन जो है इसको फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद जो है चेक बॉक्स हमारा इनेबल हो गया है, इसको हम जो है टिक करेंगे, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे और फाइल जीएसटीआर 9C बटन पर क्लिक करेंगे। You are about to filing GSTR 9C. Would you like to proceed? No changes can be made after the filing. तो जो है फाइलिंग होने के बाद आप कोई भी जो है चेंज नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगेन जैसे जीएसटीआर 9 फाइल की थी विद डिजिटल सिग्नेचर या फिर विद ई वेरिफिकेशन कोड, आप अपनी जीएसटीआर 9C क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं।